बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। डियर फेलोज, आज हम CRPC का जो हम टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं वो है डबल जेपर्डी। डियर फेलोज, डबल जेपर्डी पर मुख्तलिफ आस्पेक्ट से मुख्तलिफ क्वेश्चन फार्मुलेट किए जा सकते हैं और पास पेपर्स में भी मुख्तलिफ अंदाज में पूछे गए हैं। जो मुमकिन क्वेश्चन इस टॉपिक पर बन सकते हैं या जो पास पेपर में आए हैं वो मैंने आपके सामने पहले रखने हैं। वो मैंने 5 क्वेश्चन फार्मुलेट किए हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला क्वेश्चन, जनरल प्रिंसिपल इज दैट पर्सन वंस कन्विक्टेड और एक्विटेड not to be tried for the same offense. Is there any exception to this general rule? Explain. Second question, what are the principles oblique Latin maxims upon which concept of double jeopardy is based? Number 3, person once convicted or acquitted not to be tried for same offense. Explain. Number 4, differentiate among Article 13 of Constitution of Pakistan, Section 403 of CRPC एंड सेक्शन 26 ऑफ जनरल क्लास एक्ट। ये फेलो ये तीनों सेक्शन डबल जेपर्डी के साथ डील करते हैं। हम देखेंगे कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, डू स्टॉपिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 249, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट एंड डिस्चार्ज ऑफ द एक्यूज्ड कम अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल जेपर्डी और नॉट। ये फेलो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन टेकअप करते हैं और इसका आंसर CRPC, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और जनरल क्लास एक्ट से लेने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने फार्मुलेट किया था, जनरल प्रिंसिपल इज दैट पर्सन वंस कन्विक्टेड और एक्विटेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस। इज देयर एनी एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल? एक्सप्लेन। डियर फेलोज, ये जो क्वेश्चन मैंने फार्मुलेट किया है इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है कि एक्सप्लेन डबल जेपर्डी इन द लाइट ऑफ CRPC एंड इट्स एक्सेप्शंस। डियर फेलोज, अगर डबल जेपर्डी की बात करें तो डबल जेपर्डी सर्टन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पर मुश्तमिल है। मिसाल के तौर पे सबसे पहला जो इसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट है वो ये है कि किसी शख्स का कोई ट्रायल कंडक्ट हो चुका हो और वो ट्रायल किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने किया हो। और नंबर 3, उस कॉम्पिटेंट कोर्ट ने जब ट्रायल किया हो तो उसके नतीजे में या एक्विटल हुई हो और या कन्विक्शन हुई हो। और नंबर 4, वो कन्विक्शन और एक्विटल इन फील्ड हो, यानी रिवीजनल कोर्ट ने या अपीलेट कोर्ट ने उसे सेट असाइड ना किया हो। तो इस सूरत में उस शख्स को सेम ऑफेंस के हवाले से ट्राई नहीं किया जा सकता। ये 5 चीजें हैं, लेकिन 2 चीजें इसके साथ और सेक्शन 403 ने बताई हैं जो कि उमूमी तौर पर ओवरलुक कर दी जाती हैं। वो ये है कि सेक्शन ये कहता है कि अगर जब ऑफेंस का चार्ज फ्रेम किया जा रहा था तो ये डाउटफुल था कि कौन सा ऑफेंस कमिट हुआ है। मिसाल के तौर पे थेफ्ट कमिट हुई है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट हुई है या कोई थेफ्ट कमिट हुई है। अगर ये डाउटफुल था और इनमें से कोई एक या तीनों चार्ज फ्रेम कर लिए गए हैं और उसके नतीजे में कोर्ट ने एक कन्विक्शन या एक्विटल का ऑर्डर या जजमेंट पास कर दी है, भले उन फैक्ट्स पर कोई और ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो रहा हो इनमें से, लेकिन उनमें से एक में पनिशमेंट दे दी गई है तो फिर भी इन फैक्ट्स की बुनियाद पर उसे दोबारा ट्राई नहीं किया जा सकता। और सेक्शन 237 के अंदर यह कहा गया कि चार्ज के चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं 237 तो कहा गया कि 237 अगर ये मुमकिन है कि कोर्ट ने एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग चार्ज कीपिंग इन व्यू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस व्हिच वर प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट, उसको मद्देनजर रखते हुए एक चार्ज फ्रेम किया, लेकिन जब एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि नहीं, जो ऑफेंस है वो डिफरेंट कमिट हुआ है और अदालत ने उसे डिफरेंट ऑफेंस में पनिशमेंट दे दी या उसे एक्विट कर दिया। अब इस भले उन डिफरेंट पर कर दिया है, अब उन फैक्ट्स की बुनियाद पर दोबारा जो है वो ट्राई उसे नहीं किया जा सकता। डियर फेलोज, ये तो था कॉन्सेप्ट ऑफ डबल जेपर्डी जो जनरल प्रिंसिपल था। अब इसकी एक्सेप्शंस क्या हैं? इसकी एक्सेप्शन इसके सब सेक्शन 3, 4 और 5 में दी गई हैं।
सबसे पहली एक्सेप्शन ये है कि अगर एक ट्रांजैक्शन के अंदर डिफरेंट ऑफेंसेस कमिट हुए हैं और उनमें से एक ऑफेंस पर ट्रायल हो गया है और बाद में पता चला है कि एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस भी कमिट हुआ था, तो उसका अलहदा से ट्रायल हो सकता है। मिसाल के तौर पर कि एक शख्स किसी के घर में दाखिल हुआ है फॉर द कमीशन ऑफ एन अडल्ट्री, और अडल्ट्री का चार्ज फ्रेम हुआ और उसमें सजा हो गई, लेकिन इसके साथ जो 354 सेक्शन जो हाउस ब्रेकिंग का या हाउस लर्किंग का जो ऑफेंस था वो नहीं लगाया गया, तो अब उस पर अलहदा से जो है वो चार्ज फ्रेम होकर उसका अलहदा से ट्रायल हो सकता है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल कि एक शख्स किसी घर में दाखिल होता है, घर में दाखिल होकर अडल्ट्री कमिट करता है और फिर उस अडल्ट्री कमिट करने के बाद डकैती कमिट करता है और रेजिस्टेंस होती है और हर्ट कर देता है किसी शख्स को या मार देता है, तो ये एक ट्रांजैक्शन के अंदर डिफरेंट ऑफेंसेस हुए। अगर उनमें से कुछ जो ऑफेंसेस का ट्रायल हो गया लेकिन एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस का ट्रायल ना हुआ, तो उसका अलहदा से ट्रायल हो सकता है। डी फेलोज, इसका जो 3 नंबर पर इसकी सब सेक्शन 3 के अंदर जो दी गई है एक्सेप्शन, वो ये दी गई है कि फॉर एग्जांपल के बाद दफा ऐसा होता है कि एक ऑफेंस कमिट हुआ, एक एक्ट कमिट हुआ जो कि एक ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कर रहा था, उसके नतीजे में एक और ऑफेंस कमिट हो गया जो कि उस वक्त अननोन था या उसका कॉन्सिक्वेंस हैज येट टू बी एंसूड। फॉर एग्जाम्पल कि एक शख्स ने दूसरे शख्स को हर्ट किया और उसके सर पर इंजरी काज की, उसका ट्रायल चला, लेकिन उसके सर की इंजरी जो थी वो इतनी फैटल थी, वो इतनी लिंगर ऑन हुई कि वो बाद में वही इंजरी जो है उसकी डेथ का बायस बनी। मीनवाइल जो है वो ट्रायल कंक्लूड हो गया और हर्ट में सजा हो चुकी थी। जब पता चला कि इस हर्ट की बुनियाद पर ही उसकी डेथ हुई है, तो अब डेथ का ट्रायल अलहदा से हो सकता है, क्योंकि ये एक्ट जो एक ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है उसके नतीजे में एक नया ऑफेंस जो है वो कमिट हो रहा है और उसका अलहदा से ट्रायल हो सकता है। नंबर 3 डिफेलोस, ये सब सेक्शन 4 के अंदर ये बताया गया कि अगर एक कोर्ट ने एक ऑफेंस का ट्रायल किया और वो जो कोर्ट थी वो कॉम्पिटेंट नहीं थी, बाद में एक और चार्ज आया और वो चार्ज डिफरेंट इन नेचर था और ग्रेव इन नेचर था, तो दूसरी कोर्ट उसका अलहदा से ट्रायल कर सकती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स का जो है वो थेफ्ट में जो है वो ट्रायल होता है और उसमें उसको सजा होती है या वो एक्विट होता है, बाद में पता चलता है कि नहीं, फैक्ट्स ये थे उससे रॉबरी कॉन्स्टिट्यूट हो रही थी या डेकोटी कॉन्स्टिट्यूट हो रही थी। अब वो मजिस्ट्रेट जिसने उस पहले का ट्रायल किया वो कॉम्पिटेंट नहीं था इसका ट्रायल करने का, तो ये इसका अलहदा से ट्रायल हो सकता है। डिफेलोज, ये तो जो था जनरल प्रिंसिपल और इसके जो एक्सेप्शन थी। अब हम आते हैं कि वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बुनियाद पर जिन पर ये डबल जेपर्डी का प्रिंसिपल जो है वो बेस करता है। ये फेलोज 3 मैक्सिमम एक जजमेंट के अंदर रेफर किए गए जो कहा जाता है कि डबल जेपर्डी की रूट्स जो हैं इन 3 मैक्सिमम में लाई करती हैं। ये है जजमेंट PLJ 2005 लाहौर पेज 881। पहला मैक्सिमम ये है नीमो डेबिट बिस वेक्सेरी प्रो एडम काजा, यानी नो पर्सन शुड बी ट्वाइस डिस्टर्ब फॉर द सेम काज, यानी एक ऑफेंस का अगर उसका ट्रायल हो गया तो दूसरी दफा उस पर उसका ट्रायल नहीं हो सकता। दूसरा जो मैक्सिमम रेफर किया जाता है वो नीमो डेबिट बिस प्यूनेरी प्रो इनो डिलिक्टो। इसका मतलब यह है नो वन शुड बी सब्जेक्टेड टू पैरल ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। इसका भी ऑलमोस्ट वही मतलब है। 2 और टर्म्स यूज होती हैं, अट्रीफॉइस एक्विट और अट्रीफॉइस कन्विक्ट, यानी अगर एक शख्स फार्मरली जो है वो कन्विक्ट हो चुका है या फार्मली एक्विट हो चुका है तो उसको दोबारा से उसका ट्रायल नहीं हो सकता। डिफेलोज, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये था कि 3 प्रोविजंस ऑफ लॉ जो हैं वो डील करती हैं डबल जेपर्डी के पास। एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13A और दूसरा CRPC का सेक्शन 403 और तीसरा सेक्शन 26 ऑफ जनरल क्रास एक्ट। 403 CRPC पर हमने डिटेल के साथ डिस्कशन कर ली और अब इसके और आर्टिकल
13A के अंदर क्या डिफरेंस है, हम आर्टिकल 13A को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की रोशनी में देखते हैं। आर्टिकल 13A ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस फॉर देन वंस। ये 13A है जो कि डबल जेपर्डी के मुतल्लिक बात करता है। ये फेलोज, अब इनके दरमियान फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इसके अंदर प्रोसिक्यूशन का और पनिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। प्रोसिक्यूशन का को जब जजमेंट्स ने डिफाइन किया तो जजमेंट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन से मुराद जो है वो ट्रायल है। अब ये ट्रायल और सिर्फ पनिशमेंट की बात करता है, ये एक्विटल की बात नहीं करता। तो इस हवाले से एक जजमेंट है हमारे पास, उसके अंदर सेक्शन 403 और आर्टिकल 13A के अंदर डिफरेंस बताया गया। ये जजमेंट 1995 SCMR पेज 626 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस आर्टिकल के मुतल्लिक डिस्कशन करते हुए कहा कि ये आर्टिकल जो है वो लैकोनिक है, यानी इसके अंदर कुछ कमी है, इसमें अमेंडमेंट की जा सकती है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो पनिशमेंट की बात करता है, एक्विटल की नहीं बात करता। इसके मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है दैट इज प्रोवाइडेड ओनली टू द कन्विक्टेड पर्सन, नॉट टू द एक्विटेड पर्सन। ये रेलेवेंट पोर्शन में आपके सामने रखता हूं। The protection given by this Article 13A of the Constitution is against prosecution and double punishment. By prosecution is meant a trial followed by judgment or acquittal or punishment. It includes the entire proceeding starting with taking cognizance of an offence by the court, followed by examination of evidence, addressing of arguments, and ending with the pronouncement of judgment. If as a result of prosecution for offence the trial ends in acquittal, Article 13A is not attracted. Constitutional guarantee is available only if the accused is convicted and punished. Thus, if the first prosecution results in acquittal, so far as the article is concerned, the second prosecution is not prohibited. It is, however, open to the legislature to enlarge the scope of constitutional guarantee and further extend the protection envisaged by Article 13A. Such extension of rule of double jeopardy is to be found in Section 403, subsection 1 of the Criminal Procedure Code. डिफरेंस अब जो सेक्शन 3 यानी तीसरी प्रोविजन है सेक्शन 26 जनरल क्लासेस एक्ट, वो इनसे हाउ दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दीज टू प्रोविजन। वो डिफरेंट इस तरह है, आर्टिकल 26 ये कहता है कि अगर एक एक्ट जो कि ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है और वो दो लॉज की डेफिनेशन में फॉल कर रहा है, यानी फॉर एग्जांपल इलीगल ग्रेटिफिकेशन सेक्शन 161 पीपीसी के तहत भी जुर्म है और 5247 एंटी करप्शन एक्ट 1947 के तहत भी जुर्म है। अब अगर एक इलीगल ग्रेटिफिकेशन जो है वो दो लॉज के अंदर जुर्म है, जब उसका ट्रायल चलेगा अगर एक में पनिशमेंट होगी तो फिर दूसरे में पनिशमेंट नहीं होगी। ये इन तीनों प्रोविजन के दरमियान डिफरेंस था। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन ये है कि डू स्टॉपिंग ऑफ प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 249 dismissal of complaint and discharge of the accused come under the concept of double jeopardy or not? Dear fellows, यही जब सेक्शन 403 की एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर कैटेगोरिकली ये लिखा हुआ है कि डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट, द स्टॉपिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 249 और द डिस्चार्ज ऑफ द अक्यूज्ड इज नॉट एन एक्विटल फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। जब ये एक्विटल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये डबल जेपर्डी में फॉल नहीं करता। डियर फेलोज, ये था आज का लेक्चर जो मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।